Welcome back to part number 2 of Air India 171 report. Let's straight jump to page number 14. जिन्होंने part 1 नहीं देखा, I recommend कि आप part 1 देखें. This will make much more sense now. Jumping straight away to page number 14, जहाँ पे सारा मामला दिया हुआ है कि उस फ्लाइट में क्या क्या गलत हुआ. ये इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 पन्नों की होनी चाहिए थी, बट दे हैव समड अप इन 1 पेज. इसमें से आधा पेज तो इमेज को गया हुआ है. एयरक्राफ्ट स्टार्टेड रोलिंग 8:07 रोलिंग मतलब पायलट ने उसमें पावर डाल दी टेक ऑफ के पर्पज से. V1 डिसीजन स्पीड अटेन करता है 8:33 पे. डिसीजन स्पीड क्या होती है? अगर आपको एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट करना है टेक ऑफ तो V1 के पहले कर सकते हैं. वंस यू रीच V1 देयर इज़ नो रिजेक्टिंग, आपको टेक ऑफ करना है. एयरक्राफ्ट रोटेट्स एट 155 नॉट्स 8:35. मतलब पायलट ने योक को पीछे करना शुरू कर दिया, नोज़ को उठाना शुरू कर दिया. इसका मतलब है रोटेशन. लिफ्ट ऑफ मतलब रोटेशन कंप्लीट हो गया, नोज़ तो उठा दी थी, मेन व्हील्स भी अब ग्राउंड से उठ चुके हैं. ये हुआ 8:39 में. एंड माइंड यू एयरक्राफ्ट रोटेशन से लिफ्ट ऑफ के बीच का समय 4 सेकेंड. ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए कि बाद में काम आएगा. एयरक्राफ्ट रीचेज मैक्सिमम एयर स्पीड ऑफ 180 नॉट्स 8:42 पे. रैट सप्लाई करता है हाइड्रोलिक पावर 8:47 पे. उसके बाद इंजन कट ऑफ से रन पे कब आता है उसका टाइम दिया, APU डोर का टाइम दिया, इंजन 2 कट ऑफ से रन पे कब आता है उसका टाइम दिया, मेड ए कॉल कितने बजे गई है और लास्ट रिकॉर्डिंग कितने बजे करी है. एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड है 180 नॉट्स. वेरी गुड. व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिकॉर्डेड ऑल्टीट्यूड? बात नहीं की गई. जो न्यूज़ में आ रहा था कि 640, 610, 620 फीट पे गया, अब मीन सी लेवल ग्राउंड से 400 फीट पे गया, उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया. फिर कहता है जैसे ही एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स अचीव की, इमीडिएटली देयर आफ्टर इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल शट ऑफ वाल्व कट हो गए 1 सेकेंड के अंदर. व्हाट इज़ इमीडिएटली देयर आफ्टर? आप टाइम देते और आप ये भी बताते कि इंजन ने पावर लूज़ करना कब स्टार्ट की. क्या दिस वॉज द फर्स्ट इंस्टेंट या पावर इससे पहले ही लूज़ कर दी थी? कुछ मेंशन नहीं किया गया इस रिपोर्ट में. उसके बाद कहता है द इंजन N1 एंड N2 बिगेन टू डिक्रीज. देखिए एक इंजन में N1 N2 दोनों होता है. अब ये लेफ्ट इंजन की बात कर रहा है या राइट इंजन की बात कर रहा है, रीडर के इमेजिनेशन पे छोड़ दिया. इतनी टेक्निकल रिपोर्ट जिसको पूरी दुनिया की मीडिया उनको पता है कवर करेगी, इसमें ऐसी मिस्टेक्स हैं विच मेक्स मी डाउट कि जो बोर्ड है उसमें क्वालिफाइड लोग हैं भी या नहीं. दे शुड हैव रिटन लेफ्ट इंजन N1 N2 और बोथ इंजन N1 N2 बिगेन टू डिक्रीज. क्योंकि जब 1 सेकेंड के अंतराल में फ्यूल स्विच कटे हैं तो इंजन डिक्रीज भी 1 सेकेंड के अंतराल में हुआ होगा. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, किस पायलट ने किससे क्या बोला है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है. पायलट के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे उसका लेखा जोखा नहीं है. यूजुअली इमरजेंसी में अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ, भाई मेरे मुँह से तो हिंदी ही निकलेगी. मैं इतनी डायर सिचुएशन में अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता. बट यहाँ लिखा है और दे हैव नॉट कोटेड. बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स प्रिलिमिनरी आती हैं बाहर के देशों में. दे मेंशन 2-3 पन्नों का एग्जैक्ट कि क्या हुआ. 32 सेकेंड की फ़्लाइट है, कितनी ही बात करी होगी पायलट ने. दे हैव फेल्ड टू गिव द एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन. वर्बिटाज्म देना भूल गई है. द फिगर शोज रैट गेटिंग डिप्लॉयड ड्यूरिंग इनिशियल क्लाइम इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट ऑफ. भैया लिफ्ट ऑफ के 1 सेकेंड बाद भी इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट ऑफ होता है. लिफ्ट ऑफ के 2 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, ये सारे इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट ऑफ ही हैं. दे हैव नॉट गिवन टाइम. दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू हाइड सम इन्फॉर्मेशन. एंड वाई दे आर ट्राइंग टू हाइड द इन्फॉर्मेशन, आप बेस्ट जज हैं. जब आप किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाते हैं, उनको किसी को बचाना होता है तो पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR वो हल्की ही बनाएंगे. उनको पता है यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल देगी, बाद में हमें ही केस घुमाने में दिक्कत हो जाएगी. एग्जैक्ट सेम पैटर्न मुझे लग रहा है यहाँ पे. इतनी हल्की रिपोर्ट ये बनाई गई है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, कन्फ्यूजन को और बढ़ा रही है ये. उसके बाद इट गेट्स बेटर. होल्ड ऑन. द एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टू लूज ऑल्टीट्यूड बिफोर क्रॉसिंग द एयरपोर्ट पेरीमीटर वॉल. ये एक टेक्निकल रिपोर्ट आपको किसी एंगल से लग रही है, ऐसा लग रहा है अंग्रेजी साहित्य की रिपोर्ट है. आप मेंशन करिए द एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टू लूज हाइट आफ्टर gaining 200 feet, after gaining 300 feet, and this is the maximum altitude. After crossing, before crossing airport perimeter wall,
व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन दिस रिपोर्ट। देखिए पेज नंबर 14 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर दी गई है, फिगर 15, जहाँ पे जस्ट टेक ऑफ हुआ है और हाइट 65-70 फीट मैक्स लग रही है। इस फिगर में ये कहता है कि रैट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। रैट अगर एक्सटेंडेड है, रैट इंजन फेलियर के बाद ही आया होगा, मतलब इसके पहले मेरा इंजन फेलियर हो चुका है। 70 फीट पे तो रैट आ गया, मेरा इंजन फेलियर उससे पहले हो गया, 30-40 फीट पे हो चुका होगा। बिकॉज जब इंजन फेल होता है गाइस, आपके घर पे अगर जनरेटर चल रहा है, जनरेटर बंद करेंगे, जनरेटर विल स्पूल डाउन, आपकी लाइट्स एकदम से बंद नहीं होती, विल गु 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 गु, इट गोज डाउन लाइक दैट। हमने भी सिमुलेटर में इसको ट्राई किया है, इंजन फेल कराया एंड इट टेक्स अ वाइल। नंबर 1 वार्निंग आने में टाइम लगता है, नंबर 2 इंजन स्पूल डाउन होने में टाइम लगता है, और जनरेटर बंद होने में टाइम लगता है। बिकॉज जो इंजन घूमता है जनरेटर उससे चलता है, एंड देन इट टेक्स टाइम फॉर द जनरेटर टू गो ऑफ। तो जनरेटर टाइम लगेगा, रैट सेंस करेगा जनरेटर ऑफ है, देन रैट विल कम ऑन। तो अगर रैट यहाँ पे दिख रहा है, इंजन इसके पहले फेल हो चुके हैं। कितना पहले, आई विल कम टू इट। इसका मतलब है अगर इंजन क्लोज टू द ग्राउंड फेल हुए हैं, देयर इज नो वे द एयरक्राफ्ट कैन क्लाइम 400 फीट AGL। जैसे कि बात हो रही थी जब 12 जून को क्रैश हुआ कि एयरक्राफ्ट 600 फीट अबव मीन सी लेवल, 400 फीट अबव ग्राउंड क्लाइम किया है। आई हाईली डाउट, मेरे हिसाब से ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 200 से 220 फीट क्लाइम किया होगा बिफोर इट स्टार्टेड टू गो डाउन। बट दिस रिपोर्ट हैज थॉट कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन कि ये कितना एयरक्राफ्ट क्लाइम किया है। हाइड्रोलिक पंप बिगन सप्लाइंग एट 8 मिनट 47 सेकेंड्स। हाइड्रोलिक पंप को नीचे आने में टाइम लगता है, हाइड्रोलिक पंप को प्रेशर बिल्ड करने में टाइम लगता है। इसका मतलब हाइड्रोलिक पंप काफ़ी पहले सिग्नल मिल चुका होगा उसको नीचे आने के लिए। 47 पे तो उसने हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। रैट पहले अगर नीचे आया है तो इंजन उससे भी पहले फेल हुआ है। तो इसमें साफ है कि इंजन काफ़ी पहले फेल हुआ है, बट उसका टाइम देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो कहेंगे कि हाँ, जो फ्यूल्स शट ऑफ स्विच था वो कट ऑफ से रन दोबारा आया, दोनों की टाइम दी हुई है। APU का डोर अपने आप खुला, उसका टाइम दी हुई है। फेडेक की स्पेलिंग गलत दी हुई है। इंजन 1 इंजन 2 दोनों में रिलाइट हुआ, इंजन 1 में सक्सेसफुल रिलाइट हुआ, इंजन 2 का रिलाइट भी फेल हो गया। उसके बारे में कोई बात नहीं की गई, बोइंग को उस पर क्लीन चिट दे दी गई है कि इंजन 2 क्यों रिलाइट नहीं हुआ। इट्स ओके बोइंग, आप चिल मारिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई 8, 9, 11 पे, दैट मीन्स वी कैन एज्यूम दैट वॉज द टाइम ऑफ क्रैश। उसके 6 सेकेंड पहले 9:05 में ट्रांसमिट किया पायलट से मेडे मेडे मेडे। सो ये ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि इनकम्प्लीट है। क्या पायलट ने डेलिबरेटली इस एयरक्राफ्ट को डाउन लिया है? अगर ये पायलट एरर होती और फ्यूल उन्होंने काटा है तो फ्यूल आप देखेंगे फ्यूल बाद में ऑन भी हुआ है। इफ दिस वाज द इंटेंशन ऑफ द पायलट्स टू टेक द एयरक्राफ्ट डाउन, वो फ्यूल स्विच को ऑन क्यों करते? नंबर 1, फ्यूल स्विच ऑन करने का मतलब है यू वांट टू रीलाइट द इंजन, और रीलाइट हुआ भी है। अगर आप ये सोच के आए कि आपको एयरक्राफ्ट डाउन लेके जाना है, आप रीलाइट ऑन ही नहीं करते। रीजन नंबर 2, अगर आपको एयरक्राफ्ट पर्पसफुली डाउन डालना है, इंजन फेल होने के बाद यू विल पुट द एयरक्राफ्ट नोज डाउन एंड गो क्रैश विद हाई स्पीड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। बट इन द वीडियो जो CCTV फुटेज डे 1 पे आई थी, उसमें देखा गया जस्ट बिफोर द क्रैश पायलट हैज़ पुट द नोज अप, ही इज ट्राइंग टू सेव द एयरक्राफ्ट एंड ट्राई टू कुशन द एयरक्राफ्ट ताकि इम्पैक्ट मिनिमम हो। उनको पता तो चल गया था कि नाउ डेथ इज नियर, वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन जस्ट मिनिमाइज द लॉस। यू कैन सी द नोज वॉज रेज्ड अप टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। रीजन नंबर 3, पायलट्स ने मेडे कॉल दिया है, एंड मेरे सोर्स कहते हैं कि जो मेडे कॉल आई है इट वॉज इन अ वेरी काम वॉइस, मेडे मेडे मेडे। बाकी एक्सीडेंट्स में भी देखा गया है कि पायलट्स मेडे बड़ी काम आवाज़ में देते हैं। जो व्यूअर्स ये देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि शायद पायलट्स डर के कॉल देते होंगे बिकॉज दे नो देयर एंड इज नियर, बट ऐसा नहीं होता। दीज आर हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। माइंड यू, द पायलट ऑन द लेफ्ट, द कैप्टन, वॉज अ ट्रेनर। ट्रेनर का काम सिर्फ अपना जहाज उड़ाना नहीं है, अपना जहाज उड़ा के दूसरे को भी मॉनिटर करना है, दूसरे की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है। सो ही हैज अ वेरी गुड पेरिफेरल विजन, ही इज द मास्टर ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द बुक। था 32 सेकेंड थे पायलट के पास। आई एम श्योर उन 32 सेकेंड में उन्होंने अपनी पिछले 10-15 साल की पूरी ट्रेनिंग वहां लगा दी होगी। 1 सेकेंड लगा होगा कि पूरा दिमाग दौड़ाओ मैं क्या कर सकता हूँ। Till the very end, the pilots were fighting to save the aircraft. They were busy with their procedures, their books, and that's why this is the only reason कि उनकी वॉइस में वो कामनेस थी, बिकॉज तब तक वो इतने बिजी थे एयरक्राफ्ट को सेव करने के लिए, उनको अपनी मौत सामने दिखी ही नहीं। When they transferred the call 6 seconds before the crash, they said Mayday, Mayday, Mayday.
रीज़न नंबर 4, बिकॉज हमें एविएशन में हमेशा सिखाया जाता है एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू फॉलो दीज 3 थिंग्स इन द प्रायोरिटी। एविएट, पहले आप जहाज उड़ाइए अगर कोई इमरजेंसी में है। फॉरगेट अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार जैसे ही इंजन फेल हुआ उनको तो मेडे कॉल देनी चाहिए थी, उनको रनवे पे मेडे कॉल देनी चाहिए थी। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट इट टॉट द पायलट। एविएट द एयरक्राफ्ट, फ्लाई द एयरक्राफ्ट, व्हाट इज द इमरजेंसी, ट्राई टू सॉल्व दैट इमरजेंसी। उसके बाद नेविगेट, आप कहाँ जा रहे हैं, आप डायरेक्शन ना लूज़ कर जाएं एयरक्राफ्ट का, आप डिसेंड ना कर जाएं, आप क्लाइंब ना कर जाएं, आप लेफ्ट राइट ना चलें। इस केस में आई थिंक दे वर गोइंग स्ट्रेट, उनके पास ऑप्शन नहीं था, सारा ध्यान उनका एविएट पे गया। वंस दे थॉट कि यार एविएट मैं कर चुका हूँ, देयर इज़ नथिंग मोर आई कैन डू, उन्होंने लास्ट कम्युनिकेट किया जस्ट 6 सेकेंड्स बिफोर द क्रैश। और वो भी इसीलिए किया होगा सो दैट दे कैन अलर्ट द इमरजेंसी सर्विसेज, ताकि फायर सर्विसेज सब कुछ वहाँ पर जल्दी आ सके। एंड देन अगेन तब भी उनके दिमाग में एक ही थॉट होगा, टू मिनिमाइज द डैमेज। जितनी जल्दी इमरजेंसी सर्विस आएगी शायद कुछ लोगों की जान बच जाए। अनदर रीज़न 5, अगर पायलट्स को एयरक्राफ्ट डाउन लेके जाना होता, वो एंड मोमेंट तक अपना प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर उनको डाउन लेके जाना है, स्विचेस काट दिए, अब बैठो। Why will they give a mayday call if they wanted to take the aircraft down? Mayday call दिया मतलब they were following all their procedures, they were highly professional and I salute the pilots. Reason number 6, if the pilots wanted to take the aircraft down, वो आपस में लड़ते। Let's assume one of the pilots wanted to take the aircraft down. आपको लगता है कॉकपिट में माहौल होता है ऐसा, इतनी काम आवाज़ में कॉल जाती मेडे की, वो तो लड़ रहे होते ना। मतलब अगर मैं कॉकपिट में हूँ और किसी दूसरे बंदे ने ऐसा एक्शन किया, मतलब सीधा उसकी गुद्दी पकड़ लेता ना। या फिर एक गोयल का इंसिडेंट होता, अगर आपको याद हो, पायलट ने गलती से हेल्दी इंजन काट दिया। कैप्टन रियलाइज बिकॉज यू कैन सी द इंजन फूलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने हैं। पायलट ने फटाक से वो पकड़ के दोबारा डाला। अगर आप देखिए घर का जनरेटर भी आप ऑफ करते हैं, फ्यूल जनरेटर आपने ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन कर देंगे, इट कम्स बैक ऑन बिकॉज वो ऑलरेडी एक सर्टेन आरपीएम में है। दोबारा फ्यूल डालेंगे, दोबारा ऑन हो जाता है। तो जब उन्होंने काटा, कैप्टन दोबारा डाल देता, राइट, तो दोबारा आ जाता वो। तो दीज आर द ऑल इम्प्रेशंस जो हमें बता रहे हैं कि ये पायलट एरर या एक डिलिबरेट एक्शन नहीं है जिसमें कि फॉरेन मीडिया एकदम फिक्सेट हो चुकी है। At this point, it is all about the pilot. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आपको प्रूव कर देगा कि पायलट एरर इसमें नहीं है, इसमें एयरक्राफ्ट फॉल्ट है, इंजन पहले से फेल हो चुके थे। देखिए पेज नंबर 14 में लास्ट लाइन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, रैट हाइड्रोलिक पंप बिगिन सप्लाइंग हाइड्रोलिक पावर एट अबाउट 8:47। एयरक्राफ्ट के इंजन फेल हुए, रैट नीचे आया, रैट ने हाइड्रोलिक पावर सप्लाई करना चालू करी। अब इसका मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है। इंजन फेल, सबसे पहला इंडिकेशन जब इंजन फेल होता है, ईजीटी टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, वो सबसे पहले इफेक्ट होता है। आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं आएगा, सबसे पहले ईजीटी डाउन जाएगा। हम लोग जब सिमुलेटर में प्रैक्टिस भी करते हैं, अब इतनी आदत हो गई है कि नज़र ईजीटी पे जाती है, क्योंकि पता है कि इंस्ट्रक्टर इंजन फेल देने वाला है, तो ईजीटी की पहले सुई नीचे जाती है। एयरक्राफ्ट तब तक सेंस ही नहीं कर पाता कि इंजन फेल हो रहा है। मशीन है भाई, जैसी बनी है, ईजीटी ज़्यादा नीचे। आफ्टर 2 seconds ऑफ ईजीटी गोइंग डाउन, एयरक्राफ्ट सेंस करता है इंजन फेल है, टंग से वार्निंग आती है। जब टंग से वार्निंग आती है, उसके बाद भी ईजीटी नीचे जा रहा है, इंजन धीरे धीरे स्पूल डाउन हो रहे हैं। लेकिन जनरेटर्स दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जब तक वो ऑलमोस्ट आधे स्पूल डाउन ना हो जाए। जब आधा स्पूल डाउन हो गया, उसके बाद एयरक्राफ्ट सेंस करता है अब तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कुछ जरिया ही नहीं है। देन द जनरेटर्स फेल। जब जनरेटर्स फेल होते हैं तो ईजीटी ड्रॉप से जनरेटर फेल होने में 2-3 सेकंड का टाइम लग जाता है। जब ये होता है तब एयरक्राफ्ट सेंस करता है अब तो पावर नहीं है, रैट गिराना पड़ेगा, तब रैट गिरता है। फिर रैट गिरता है, रैट का डोर खुलता है, नीचे रैट जाता है एंड फिर रैट घूमता है। अब वो प्रेशर भी धीरे धीरे बिल्ड करेगा। रैट इज अ स्मॉल पंखा जो कि प्रेशर बिल्ड करेगा। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट प्रेशर। तो ये सारा काम होके 8:47 पे हुआ है। तो इस प्रोसेस में लमसम 7 से 8 सेकंड लग जाते हैं। मतलब इंजन फेल 7 से 8 सेकंड पहले हो चुका है। और मैं आपको ये पार्ट 3 में प्रूव करूँगा। पार्ट 3 में मैं ये बताऊँगा कि मैंने जो इतनी रिसर्च की है, मेरे हिसाब से उस एयरक्राफ्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, और वो और ये रिपोर्ट मैं सबको कंबाइन करके आपको बताऊँगा। एंड देन ऑल्सो पार्ट 3 में मैं कंक्लूजन दूंगा इस तीनों चीज़ का। ये बहुत लंबा वीडियो था, 1 घंटे का, तो मैंने उसको 3 पार्ट में बनाया। एंड कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि AAIB कॉम्पिटेंट है ही नहीं इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक
अनदर बॉडी जिसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जिनके पास कॉम्पिटेंस हो इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। AIB ने पास्ट में जितने भी एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेट किए, दे हैव मेड, उन्होंने मजाक बना के रख दिया इंडिया में फ्लाइट सेफ्टी को। उन्होंने पास्ट में ऐसे ऐसे कांड किए, जब आप सुनेंगे उनको ना, क्योंकि जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, किसी फ्लाइंग स्कूल में एक छोटा एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, ये सब चीज़ें न्यूज़ में नहीं आती। यहाँ एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, 240 लोगों की जान गई है, इसलिए एक बोइंग इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए एक बड़ी न्यूज़ बन चुकी है। लेकिन AIB ने हमारे देश में ऐसे ऐसे कांड किए कि मेरे को लगता है कि यार हाउ कैन दे इन्वेस्टिगेट, दे डो नॉट हैव द कॉम्पिटेंस टू इन्वेस्टिगेट एंड ब्रिंग आउट द ट्रूथ, क्योंकि पास्ट में जैसा इस देश में काम चल रहा है, मजाक बना के रखा हुआ फ्लाइट सेफ्टी को। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, 7 से 8 सेकंड पहले इंजन फेल हो गए थे 8847 से, पीछे आते हैं ऑलमोस्ट 40 का टाइम हो गया, और लिफ्ट ऑफ कब हुआ है 8839, मतलब ऑलमोस्ट लिफ्ट ऑफ या लिफ्ट ऑफ के 1 सेकंड बाद इंजन फेल हो चुके थे। और उसके बाद दिया है इंजन 1, इंजन 2 का फ्यूल शट ऑफ वाल्व कटे हैं। सो दिस प्रूव्स कि इंजन पहले फेल हुआ है, एंड टू रिस्पॉन्स ऑफ दिस इंजन फेल पायलट्स ने फ्यूल शट ऑफ वाल्व काटे हैं और फिर ऑन किए हैं। ये क्यों किया है? बिकॉज पायलट्स के पास एक प्रोसीजर है, क्योंकि पायलट्स के पास एक प्रोसीजर है, जब भी इंजन फेल होता है उनको एक मेमोरी आइटम है कि मुझे फ्यूल शट ऑफ करके ऑन करना है। उससे एयरक्राफ्ट को एक सिग्नल मिलता है टू रीलाइट द इंजन, एंड एयरक्राफ्ट विल ट्राई इनफाइनाइट टाइम, वो ट्राई मारता रहेगा रीलाइट का। और वही नेक्स्ट पेज में लिखा भी है कि ये रीलाइट हुआ, जो इंजन 1 में हो भी गया और इंजन 2 में नहीं हो पाया। पार्ट 3 में कल इसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको एक एक चीज लगेगा, हाँ ये तो अब पूरा बंद के टाई अप हो गया। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस वर पुट टू ऑफ नॉट बिकॉज पायलट डेलिबरेटली वांटेड टू टेक द एयरक्राफ्ट डाउन, इट वाज पुट बाय द पायलट्स टू सेव द एयरक्राफ्ट। ये रिपोर्ट इतनी बेकार तरीके से लिखी गई है कि आपको मजबूर किया जा रही है सोचने के लिए कि वो स्विचेस पायलट ने काटा है जानबूझ के टू टेक द एयरक्राफ्ट डाउन। सिंपल सी बात है यार, इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। सबसे पहला उनको ये कोई ना कोई तो है AIB में जिसने इसको लीक किया वेस्टर्न मीडिया में, कुछ ना कुछ लेन देन तो हुआ होगा तभी ये लीक हुआ है। अदरवाइज जो अगर एक ग्रुप इतनी बड़ी रिपोर्ट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये लीक कैसे हो गई, वो भी फॉरेन मीडिया में पहले? इसके जवाबदेही this should go to central government, they should go to the home ministry, they should go to the prime minister office, and they should be answerable for this. ओके, लास्ट रीजन एक और दूंगा आपको मैं। पेज नंबर 40 में लिखता है कि फ्यूल शट ऑफ वाल्व दोनों कट गए 1 सेकंड के अंतराल में, 42 के बाद इमीडिएटली देयर आफ्टर, टाइम नहीं दिया। इंजन N1 N2 बिगन टू डिक्रीज, विच इंजन वी डोंट नो, वी अज्यूम बोथ द इंजन्स। उसके बाद एक अलग से लाइन लिख दी गई इन द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, वन ऑफ द पायलट्स वाज हर्ड आस्किंग व्हाई डिड ही कट ऑफ। लिख देते व्हाई डिड ही कट ऑफ द फ्यूल शट ऑफ, क्योंकि एग्जैक्ट पायलट का वर्बिटाज्म तो दिया नहीं है। ये जो इन्वेस्टिगेटर है जिसने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग बैठ के सुनी है, ये तो उसकी भाषा है, ये उसके शब्द हैं, ये पायलट के शब्द तो है नहीं, तो आप पायलट के एग्जैक्ट शब्द प्रूव कर देते। और ये जो लाइन है बीच में से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की एक लाइन, इतनी बातें हुई होंगी 30-32 सेकंड में, उसकी एक लाइन काट के यहाँ ऐसे खूबसूरती से प्लेस कर दी गई है, वो भी उसके नीचे जहाँ पे फ्यूल शट ऑफ वाल्व की बात हुई है उसके नीचे रख दी गई। अब क्या पता ये कॉकपिट ये लाइन पायलट ने टैक्सी पे बोली हो, व्हाई डिड ही कट ऑफ द ब्लीड एयर, व्हाई डिड ही कट ऑफ द एयर कंडीशनिंग, किस रेफरेंस में बोली है। आपको पता है यार, आउट ऑफ रेफरेंस किसी भी बात को कोट करना पूरी बात का मतलब ही चेंज हो जाता है। इन्होंने ना कोई रेफरेंस दिया, उसके नीचे इसको प्लेस करके, ताकि यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक कि यहाँ पे फ्यूल शट ऑफ कट ऑफ की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर हो भी रही है तो छुपाने की क्या जरूरत है आपको जवाबदेही बनती है पूरी कंट्री को। This is the biggest crash India has seen since we have started flying aircraft, since DGCA was formed, since the Ministry of Civil Aviation was formed. This is the biggest crash. और आप बातों को ऐसे छुपा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है। अब इसमें ये भी नहीं लिखा कि जब फ्यूल शट ऑफ वाल्व कट हो गए, इमीडिएटली देयर आफ्टर द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वाज हर्ड। यहाँ नहीं लिखा वो शब्द, 10 जगह ऊपर से लिखा हुआ है। इंटेंशन साफ है, इंजन फेल हुआ है। मैक्सिमम लोग तो कह रहे हैं पायलट एरर, पायलट ने जानबूझ के काटा है, बट मैं आपके सामने 4 सिनेरियो रखूंगा, आप जज करिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लॉजिकल लगता है। तो इस TC में होता क्या है, इट्स थ्रस्ट कंट्रोल मैल फंक्शन अकोमोडेशन। ये एयरक्राफ्ट अपने आप थ्रस्ट काट देता है। AN एयरलाइंस का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सफर्स डुअल इंजन फेलियर ऑन लैंडिंग, और इसका रीज़न था
TCMA फेलियर। देखिए इंजन के अंदर होता है फेडेक के अंदर होता है EEC विच इज इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल। ये कभी कभी क्या करता है, मैल फंक्शन कर जाता है और इंजन को ऑटोमेटिक कमांड दे जाता है टू शट डाउन। क्योंकि देखिए ग्राउंड पे ऐसा सेंस करता है कि ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट को ज़्यादा पावर चाहिए नहीं होती, तो अगर उसको लगता है कि ग्राउंड पे ज़्यादा पावर है, इट डिक्रीजेज द थ्रस्ट और उसको बिल्कुल काट देता है। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। एयरप्लेन इज ऑन ग्राउंड, थ्रस्ट लीवर इज एट आइडल एंड इंजन इज अबव आइडल स्पीड, नॉट डिसलरेटिंग। 2019 में जब ANA एयरलाइंस का TCMA फेलियर हुआ था, उसके दोनों इंजन फेल हो गए थे। NTSB ने अपनी फाइंडिंग में पाया कि ये TCMA फेल हो गया था। मैरी शिकागो एक एविएशन लॉयर हैं US में, जो कि काफ़ी केसेस लड़ चुकी हैं NTSB के खिलाफ। उनकी रिपोर्ट में लिखा है डुअल इंजन फेलियर्स आर एक्सट्रीमली रेयर। नीचे वो एक्सप्लेन करती हैं बोइंग 787 के उस क्रैश को। इन दर आर्टिकल वो कहती हैं अर्ली 2025 में यूनाइटेड एयरलाइंस का एक 787 जो नाइजीरिया से वॉशिंगटन जा रहा था, उसने एक्सपीरियंस किया अनकमांडेड डाइव विच वॉज नॉट डन बाय द पायलट। USA के NTSB बोर्ड, जैसे इंडिया में AIB करता है इन्वेस्टिगेशन, USA में NTSB करता है। NTSB इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग इन दिस केस। बट मैरी कहती हैं कि वी नो इट वॉज नॉट डन बाय पायलट, इट इज़ एयरक्राफ्ट एरर। मतलब बोइंग में अभी भी ऐसी एरर्स हैं जिसमें NTSB के केसेस ओपन है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये आपको सिमिलर का याद होगा, बोइंग 737 मैक्स का जो लायन एरर का क्रैश था, उसमें भी सेम चीज़ हुई थी। एयरक्राफ्ट ने अपने आप नोज डाल दी, नीचे चला गया। पहले उसमें पायलट एरर को ब्लेम किया गया, बाद में पता चला ये एक MCAS फॉल्ट था जो कि बोइंग का सॉफ्टवेयर था। 787 पे सिमिलर रिसर्च चल रही है। 2025 में यूनाइटेड एयरलाइंस का ये फ्लाइट था। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इसमें शक बोइंग एयरक्राफ्ट पे ही जा रहा है। देखिए AIB ने अपनी इस रिपोर्ट में TCMA का जिक्र कहीं नहीं किया, बट मुझे लगता है बड़े इंटेलिजेंटली उन्होंने एक लाइन यहाँ मेंशन की जो बताती है कि TCMA फेलियर शायद ना हुआ हो। द एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट सेंसर्स ट्रांजिशन टू एयर मोड कंसिस्टेंट विद लिफ्ट ऑफ एट 8:39। AIB ने साफ कर दिया जो एयरक्राफ्ट था वो ग्राउंड से एयर मोड ट्रांजिशन किया। और TCMA जब मैल फंक्शन करता है तो एयरक्राफ्ट को सेंस करना पड़ता है कि वो ग्राउंड में है। Another probable cause of both engine failing is a service bulletin 73-0097. ये कहता है the service bulletin is applicable to all GEnx 1B engines. If you go back to the report, point number 4 कहता है कि हमारे एयरक्राफ्ट में सेम GEnx 1B engines लगे। ये कहता है दिस सर्विस बुलेटिन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू रिप्लेस द EEC MN4 ब्रिज बॉल। ये कुछ ब्रिज बॉल करके प्रोसेसर होता है, उसकी खराबी होती है। नेक्स्ट पेज पे कहता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ थ्रस्ट कंट्रोल में अकर। इंजन फ्यूल एंड कंट्रोल, दैट मीन्स इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंजन फ्यूल एंड उसका कंट्रोल। मतलब ये वैल्व्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और वो जो स्विच होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच, वो भी वैल्व को ही कंट्रोल करता है। वी आर नॉट श्योर कि एयर इंडिया के इस जहाज में इस सर्विस बुलेटिन को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था, और AIB की रिपोर्ट इसको बिल्कुल एड्रेस नहीं करती है। फर्दर ऑन ये कहता है इंजन फ्यूल एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है उस प्रोसेसर को चेंज करना। कंडीशन, अ सोल्डर बॉल फेलियर ऑन दिस सर्किट could initiate a system effect that may result in a loss of thrust control, LOTC। अगर ये replace नहीं किया गया, it can cause a loss of thrust control. So this has to be replaced in regular interval of time. Was this done on Air India 171? We don't know. रीजन नंबर 3, फॉल्टी स्विचेस। FAA ने एक डायरेक्टिव इशू किया था विच वॉज स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। वो एक एडवाइजरी था जो कहता है कि स्विचेस फॉल्टी हैं, बिना लॉक हुए ऑफ और कट ऑफ पोजिशन में जा रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। अगर बिना लॉक हुए स्विचेस मूव कर रहे हैं, एयरबस ने उसको डायरेक्टिव इशू नहीं किया, एक एडवाइजरी इशू किया है। एडवाइजरी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी, डायरेक्टिव नहीं है। एयरलाइन कह रहा है क्योंकि एडवाइजरी था मैंने करा नहीं है, और मीडिया भी बहुत बात कर रहा है कि बिकॉज ऑफ द फॉल्टी स्विचेस दिस माइट हैपन। देखिए हो सकता है आपने 1000 फ्लाइट्स की हो, 1000 फ्लाइट्स में वो ठीक से चलाओ, बट इफ इट इज फॉल्टी इट कैन फेल इन द नेक्स्ट फ्लाइट। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मैं एक्चुअली तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने इसको पहली 2 बार शूट किया मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत टेक्निकल बना दिया है। जो आम जनता जो एविएशन को नहीं समझती शायद उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने इसको सब पूरे चीज़ को एक सरल भाषा में शूट किया है और ऑल्सो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा लंबा ना हो जाए। पार्ट 3 में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे क्या लगता है एग्जैक्टली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुए होंगे इस कॉकपिट के अंदर, बेस्ड ऑन एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट हेयर एंड बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग एज अ पायलट, एंड ऑब्वियसली विल कंक्लूड दिस सीरीज फाइनली टुमारो।
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।